हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे क्वांटम नंबर्स, उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। आज जो हमने डिस्कस करना है वो हमारा मेन टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम डिफरेंट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, लेकिन उससे डिस्कस करने से पहले एक चीज़ हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए आपके पास डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। 4 बेसिक ऑर्बिटल्स जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो हैं S, P, D और F। ठीक हो गया। अब हमने इनकी देखनी है कि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग हम इनको अरेंज करते हैं। एस सबशेल की एनर्जी सबसे लो है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए आपने एस सबशेल को सबसे पहले यूज़ करना है, देन पी को, उसके बाद डी को, और लास्ट में किस ऑर्बिटल को यूज़ करना है, हमने एफ ऑर्बिटल को यूज़ करना है। ठीक हो गया। एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि आपके पास हर ऑर्बिटल के पास एक एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करने की। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एस ऑर्बिटल है, इसी तरह आपने पढ़ा था कि पी की टोटल कितनी शेप्स पॉसिबल हैं, 3 शेप्स पॉसिबल हैं। और हमने ये भी देखा था कि वो 3 शेप्स कौन सी हो सकती हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जी हो सकती है। अब ये सारे जो पी के ऑर्बिटल्स हैं ये सब क्या हैं, डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब ये है कि सबकी एनर्जी क्या है, सेम है। ठीक हो गया। इन सब में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मीन एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2। पी एक्स में कितने होंगे, 2। पी वाई में कितने होंगे, 2। और पी जी में कितने होंगे, 2 होंगे। इसी तरह पी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए हमारे पास एक रूल होता है, उस रूल को हम कहते हैं N+L रूल। N+L रूल के अकॉर्डिंग क्या है, N हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और L क्या है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके हमारे पास एक वैल्यूज़ निकलती हैं। उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम ये गेस करते हैं कि कौन सा ऑर्बिटल हमने पहले लिखना है, कौन सा सेकेंड, और कौन सा लास्ट में लिखना है हमने। ओके, इस रूल के अकॉर्डिंग हम इसको डिस्कस करने से पहले एक चीज़ मैंने यहाँ साइड पे लिखी है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी s ऑर्बिटल होता है तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, 0। जब भी p ऑर्बिटल होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1। इसी तरह d के लिए 2 और f के लिए 3 होती है। अब हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे मैंने एनर्जी के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि ऐसे ही रैंडम लिखा हुआ है, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d एंड 4f। हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा ऑर्बिटल एनर्जी के अकॉर्डिंग या N+L रूल के अकॉर्डिंग पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। सबसे पहले देखते हैं 1s। ये जो यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4, ये चीज़ें आपके पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। मीन अगर 1s को देखें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, 1। और हमने देखा कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जब भी s ऑर्बिटल होगा तो क्या होगी, 0। इसका मतलब ये है 1 + 0, ओवरऑल आंसर क्या आ गया, 1। इसी तरह हम 2s को डिस्कस करें तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, 2। जब भी s ऑर्बिटल होगा तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, 2। इसी तरह हम फर्दर सब के लिए देखते जाते हैं तो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाती हैं। ठीक हो गया। अब हम इन ऑर्बिटल्स को इन एनर्जी की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। सबसे कम वैल्यू क्या है, 1। इसका मतलब ये है सबसे पहले क्या आएगा, 1s। उसके बाद क्या है, 2। इसका मतलब क्या आएगा, 2s। इसी तरह अगर आप 3 को देखें तो 3 की कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, दोनों सेम आ रही हैं। हमने तो कहा कि हम इसके अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, तो अब हमने ये देखना है कि इन दोनों में से किसको पहले लिखना है। तो आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू देखनी है। यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, 2। यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, 3। इसका मतलब ये है कि 2p पहले लिखा जाएगा क्योंकि इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम है। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे एक और केस है, 4। इसकी एनर्जी भी क्या आ रही है, 4, और इसकी भी क्या आ रही है, 4। मीन 3p और 4s में कंपैरिजन है कि हम किसको पहले लिखेंगे। अगर 3p को देखें तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, 3। यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, 4। तो ऑफ कोर्स हमारे पास 3 पहले आता है तो 3p की एनर्जी कम होगी और देन 4s लिखा जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ है, 3p पहले है और 4s बाद में। तो ये हमने N+L रूल के अकॉर्डिंग एक एनर्जी ऑर्डर लिख लिए हैं। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 ऑर्बिटल्स गिवन हों
और क्वेश्चन आपसे ये किया जाए कि विच ऑर्बिटॉल हैज़ लोअर एनर्जी, तो हम n+l रूल के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ निकालेंगे। यहाँ पे क्या है 4s होगा तो l की वैल्यू क्या होती है 0, मीन 4 + 0 तो यहाँ पे क्या आ गया 4। अगर 3s के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो 3 + 0 ओवरऑल क्या आ गया 3। इन दोनों में से देखें तो n+l रूल के अकॉर्डिंग इसकी एनर्जी कम आ रही है। इसका मतलब ये है कि 3s हैज़ लोअर एनर्जी देन 4s। ठीक हो गया। तो यहाँ से हम ये भी बता सकते हैं कि किस ऑर्बिटॉल की एनर्जी लो है और किस ऑर्बिटॉल की एनर्जी हाई है हमारे पास। ओके, वो हमने डिस्कस कर लिया n+l रूल। अब कुछ और रूल्स हैं यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रॉन की जब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो रूल्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला जो रूल है वो हमारे पास क्या है, ऑफ द प्रिंसिपल। ऑफ बर्स्ट प्रिंसिपल जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमने इलेक्ट्रॉन्स को जो सब शेल्स हैं उसमें रखना है, लेकिन इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी वैल्यूज़, जो कि हमने n+l रूल के अकॉर्डिंग डिसाइड कर ली हैं कि 1s पहले आएगा, देन 2s 2p। तो जो सीक्वेंस हमने बनाई है हमने इलेक्ट्रॉन्स को उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग फिल करना है। ठीक हो गया, दैट इज़ फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकेंड जो है वो हमारे पास क्या है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, अकॉर्डिंग टू इट नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटॉल्स कैन हैव द सेम वैल्यूज़ फॉर 4 क्वांटम नंबर्स। अब हमने ये कहा कि हमारे पास जो सारे क्वांटम नंबर्स हैं, 4 बेसिक क्वांटम नंबर्स हैं, उन सब की वैल्यू सेम नहीं हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिखी है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी शेल की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट शेल में वो इलेक्ट्रॉन लाई करेगा, क्योंकि हमने कहा था कि फर्स्ट शेल क्या होता है k, और k में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एक कम होती है हमेशा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अगर 0 होगी तो कौन सा सब शेल आ जाएगा, एस सब शेल। और हमें ये भी पता है कि एस सब शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मीन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन भी एस सब शेल में आएगा और जो सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी एस सब शेल में आ जाएगा। तो दोनों के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी सेम हो गया और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर भी सेम हो गया। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें तो यहाँ से क्लियर है कि अगर दोनों के लिए जस्ट एस ऑर्बिटॉल आ रहा है तो एस सब शेल की एक ही शेप पॉसिबल है, मीन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, जो कि दोनों के केस में क्या है सेम, और वो वैल्यू क्या है हमारे पास 0। चेंज क्या चीज़ है दोनों के केस में, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो दूसरा हमारे पास क्या मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसका मतलब ये है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज सेम हो सकती हैं, बट 4 क्वांटम नंबर दोनों के केस में चेंज होता है। प्रैक्टिकली इसको लिखा कैसे जाता है, ये अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक क्लॉकवाइज है तो सेकेंड वन मस्ट बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड एज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। लास्ट हम डिस्कस करते हैं वो हमारे पास क्या है, हॉर्न्स रूल। हॉर्न्स रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स शुड बी प्लेस्ड इन डीजेनरेट ऑर्बिटल सेपरेटली रादर देन पुटिंग इन द सेम ऑर्बिटल। अब आपके पास क्या है, इसके स्टेटमेंट का क्या है आपके पास मीनिंग कि p के आपको पता है कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3, px, py एंड pz। 2 केसेस पॉसिबल हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे भी लिखा और यहाँ पे भी लिखा। ये तीनों ऑर्बिटल्स हमारे पास क्या हैं, डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब ये है कि तीनों की एनर्जी क्या है, सेम है। अगर तीनों की एनर्जी सेम है तो मीन तीनों के पास इक्वल एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। अगर हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहली पॉसिबिलिटी ये है कि हम एक इलेक्ट्रॉन px में रखें, एक py में रखें, एक pz में रखें, 3 फिल हो जाएंगे। वो जो एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा उसको दोबारा से हम px में फिल कर दें, तो ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि मैं पहले px को फिल कर दूं, px में 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दूं, देन py में 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दूं, तो अब pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ रॉन्ग अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल। हमने खुद ही कहा कि सारे ऑर्बिटल्स क्या हैं, डीजेनरेट हैं। अगर डीजेनरेट हैं तो सबके पास इक्वल एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले सकें।
अब हमने इन 3 रूल्स को जहन में रखते हुए ऑफबा प्रिंसिपल को, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड्स रूल को जहन में रखते हुए हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने एलिमेंट्स की कैसे लिखनी है। एक दो एग्जांपल्स हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। जो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे एक्सप्लेन की है मैंने वो मैंगनीज़ की है। मैंगनीज़ का एटॉमिक नंबर क्या है? 25 है। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। हमने पता है n+l रूल के अकॉर्डिंग 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ये हमने उसके अकॉर्डिंग लिख दिया। और हमें ये भी पता है कि s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6, d में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10। लेकिन हम इसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास टोटल कितने हैं? 25 इलेक्ट्रॉन्स की हमने फिलिंग करनी है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10। और ये कितने हो गए? 20। 5 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग। इसका मतलब ये है कि 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 5। वैसे तो हम ये कहते हैं कि d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन चूंकि एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग यहाँ पे जस्ट 5 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग हैं तो d में जस्ट वो 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने d को ओपन करके भी दिखाया है कि d की टोटल 5 पॉसिबल शेप्स हैं। कौन कौन सी हैं यहाँ पे? 3dxy 3dyz 3dzx 3dx² y² एंड 3dz², ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट यहाँ पे मैंने ओपन इसलिए किया है कि हमने जो लास्ट वन रूल डिस्कस किया है हुंड्स रूल, उसको देख सकें। उसके अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास? डी की शेप्स क्या हैं? ये हमने शेप्स लिखनी। अब हमारे पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमने ऐसे नहीं करना कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल करने हैं देन 2 इसमें और 1 इसमें, नो। बल्कि हमने कहा है कि ये सारे ऑर्बिटॉल्स क्या हैं? डीजेनरेट हैं, तो हम सीक्वेंस से फिल करेंगे 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हमने ऐसे करनी है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्टार्ट में क्या है हमारे पास? 20 है और लास्ट में 3d 5 और 4s2 3d 5। अब हमारे पास क्या है? ये क्या है? 10 और ये क्या है? 8। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 18। 18 किसका एटॉमिक नंबर है? आर्गोन का। तो स्टार्ट में किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? आर्गोन की। और लास्ट वन हम लिख सकते हैं 4s2 3d 5। इसी तरह यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लिखी है Zn30, दैट इज़ जिंक 30। इसको भी बिल्कुल उसी तरह से हमने फिल करना है। जस्ट यहाँ पे डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। ठीक है। तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम वैसी ही है। ठीक हो गया। इसी तरह इसको भी हम आर्गोन की फॉर्म में लिखना चाहें तो 18 को हम AR लिख देते हैं और 4s2 3d 10 लिख देते हैं। ठीक हो गया। एक और बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास क्या होते हैं कि जो D5 है या D10 है, इसकी D5 इज़ हाफ फिल्ड एंड D10 इज़ कम्प्लीटली फिल्ड। तो इसको हम पार्शली फिल्ड भी कहते हैं और इसको कम्प्लीटली फिल्ड कहते हैं। और D5 और D10 जो हैं ये मोस्ट स्टेबल स्टेट्स हैं एज़ कम्पेयर टू D4 अगर आ जाता है यहाँ पे, या D9 आ जाता। ठीक है। तो D5 और D10 ज़्यादा स्टेबल स्टेट्स होती हैं, इसलिए एटम्स जो हैं वो मोस्टली D5 और D10 की स्टेट में एग्जिस्ट करने की कोशिश करते हैं। ये केस ज़्यादातर आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स के केस में आ जाता है। ठीक हो गया। तो ये हमने जो स्टार्ट किया था चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो हमारे पास तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक होगा वो मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड होगा, और मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। जब एटम्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे थे तो फिर हमारे पास मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन क्यों हुई थी और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है और वो कैसे फॉर्म्ड हुए थे, हम उसको डिस्कस करेंगे। होप सो समझ आ गई होगी। इफ़ एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।